स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा पे ध्यान देंगे। बहुत सिंपल परिभाषा है, एक वाक्य को रट लिया तो परिभाषा याद हो जाएगी। क्या है? अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस से व्यक्त करते हैं, या अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है आयतन। आप आयतन का जब भी बात करें तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पता है? ये एक बॉक्स है तो इसका जरूर आयतन होगा। तो अल्पांश आयतन मतलब इतना बड़ा आयतन है तो इसका कोई टुकड़ा। समझ गए मेरी बात को? इसका कोई टुकड़ा। अल्पांश मतलब इसका कोई हिस्सा। तो अल्पांश आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स मतलब अगर बीच में कोई मान लो आवेश क्यू रख दिया है तो अपनी तरफ से फ्लक्स गुजरेगा ये ऐसे। ठीक है, अगर बाहर हम इसको रख दें तो क्या होगा? मान लो यहाँ कोई क्यू आवेश रखा है तो सारा फ्लक्स ऐसे गुजरेगा इससे। तो यहाँ पर एक बीच में जब एक छोटा सा बॉक्स होगा तो उस बॉक्स से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसे फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, बाकी आप ज़्यादा ध्यान परिभाषा पे दें। क्या है परिभाषा? अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा को सदिश क्षेत्र का, किस क्षेत्र का? सदिश क्षेत्र का क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। एक छोटी सी बात आपको रिमेंबर करा दूं, हमने पिछले वीडियो में अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट पढ़ा था। तो ग्रेडियंट क्या होता है? सदिश होता है। वो होता अदिश क्षेत्र का है लेकिन खुद क्या होता है? सदिश होता है। यहाँ पर ये सदिश क्षेत्र का है लेकिन ये खुद क्या है? अदिश है। डाइवर्जेंस क्या होता है? अदिश होता है। ठीक है, अब मेन हम सवाल पे ध्यान देंगे। माना एक आयतन का अल्पांश dv है। d मतलब वो छोटा, v मतलब आयतन, जिससे संबंधित क्षेत्रफल कितना है? ds है। एक बात ध्यान रखें, v मतलब वॉल्यूम, s मतलब सरफेस। सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये वर्ग है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। मान लीजिए कि इसकी लंबाई dx है और चौड़ाई dy है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? s बराबर d मतलब वो छोटा है तो यहाँ पर भी ds लगा देते हैं। तो क्या होगा? dx इंटू dy होगा ना। तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। अगर आयतन की बात करें तो आयतन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो एक नई चीज़ आ जाएगी, लंबाई चौड़ाई तो है, ऊंचाई भी आ जाएगी। कितनी? मान लो dz है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ dz आ जाएगा और यहाँ पर dv हो जाएगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आगे काम आने वाला है। तो आप इसे गौर करेंगे। माना एक आयतन अल्पांश dv है जिससे संबंधित क्षेत्रफल ds वेक्टर है। दोनों क्या है? आयतन अदिश होता है और ये सदिश होता है। ठीक है, अतः सदिश क्षेत्र का, क्या बोल रहा हूँ मैं? अतः सदिश क्षेत्र का, जो हमने यहाँ भी लिखा है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है? इसके बराबर होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है? आयतन कितना है? dv टेंस टू ज़ीरो का मतलब है कि आयतन क्या? बहुत छोटा, इतना छोटा कि जीरो हो जाए, पर जीरो नहीं है, जीरो हो जाए। तो dv टेंस टू ज़ीरो। अब ये क्या लिखा हुआ है? a डॉट डी है, इसका मतलब होता है फ्लक्स। क्या लिखा है? फ्लक्स। डी ए मतलब ये एक दीवार है। मैंने बोला था ना यहाँ एस, यहाँ क्या है कि एस की जगह ए लिखा हुआ है। ए मतलब एरिया। तो यहाँ पर अगर कोई दीवार इस तरह से है और ए वेक्टर मतलब इस ए वेक्टर का कितना फ्लक्स गुजर रहा, तो ये जो इसको कैसे लिखते हैं? डी ए डॉट डी ए या डी एस, जो भी आप कहें, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या है? यहाँ पर फ्लक्स है। ठीक है, और ये डी वी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये आयतन का है। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से रट लें, पढ़ लें, याद कर लें। ये समीकरण एक नाम लेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या था? कथन था। ये हमारा क्या था? कथन। अब आगे बढ़ते हैं। प्रूफ।
माना एक सदिश क्षेत्र में कोई सदिश राशि, कौन सा क्षेत्र है? सदिश क्षेत्र है। राशि कौन सी है? सदिश है। सदिश राशि ए क्षेत्र के किसी बिंदु की स्थिति के सतत फलन के रूप में व्यक्त है। ये बार बार हम लाइन प्रयोग करते आ रहे हैं, इसलिए याद हो जानी चाहिए। कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर बराबर, जैसे हमने पिछले वाले में फाई बराबर लिखा था, ऐसे यहाँ ए वेक्टर बराबर लिख देना है। इस सदिश क्षेत्र, ये सदिश क्षेत्र है, ठीक है। इस सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु P, अब ध्यान से मेरी बात समझना कि जो पूरा पेज है ना, ये पूरा आप इसको क्या मान लो? सदिश क्षेत्र मान लो। इसमें कहीं पर भी कोई बिंदु P है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर है, इसमें लिख नहीं पाया हूँ मैं, डायग्राम में दिया नहीं, पर यहाँ पर क्या मान लेते हैं? बिंदु P मान लेते हैं। तो दिख रहा है ये पूरा सदिश क्षेत्र है, जिसका नाम क्या है? ए वेक्टर बराबर ए एक्स वाई जे लिखा हुआ जो है ये है, और इसमें बिंदु P है यहाँ पर, जिसके निर्देशांक क्या है? x, y, z। इस P के निर्देशांक है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा क्या है? सदिश क्षेत्र है, और इसमें ये सदिश राशि है जिसके निर्देशांक यहाँ नीचे लिख रखे हैं। तो यहाँ ध्यान दें क्या लिखा है? इस सदिश एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के किसी बिंदु P एक्स वाई जे के चारों ओर आयताकार षटफलक, षटफलक मतलब 6 भुजाओं वाला, सॉरी 6 फलकों वाला, मतलब क्यूब की बात हो रही है। क्या नाम दिया उसको? ABCDEFGH से घिरा अत्यंत सूक्ष्म आयतन DV। देखो भैया, V मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, DV मतलब वो छोटा आयतन है ना। तो कितना है? DX DY DZ। आपने बचपन में आयतन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई DX, चौड़ाई DY और ऊंचाई DZ। तो तीनों का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो ये क्या है? इसका आयतन है। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। इस सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में किसी बिंदु P के चारों ओर आयताकार षटफलक ABCDEFGH से घिरा अत्यंत सूक्ष्म आयतन DV है, ठीक है। षटफलक की भुजाओं की लंबाई एक्स वाई जे अक्षों के अनुदिश क्रमशः DX DY DZ है। माना बिंदु P षटफलक के केंद्र पर स्थित है। इस सारी बातों को हम एक बार कल्पना करते हैं। देखिए दिख गया आपको? ये षटफलक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 इसकी फलक है, 6 साइड्स हैं, 6 दीवारें हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ बीच में बिंदु P है, जो इसमें लिख नहीं पाए हैं। बीच में बिंदु क्या है? P है। अब बीच में मतलब सबसे केंद्र में, अब क्या लिखा उसमें कि इस जो आकृति है, ये आयतन है, इसकी जो लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई होगी, तो वो कौन सी? X, Y और Z अक्षों के अनुदिश इसकी लंबाई कितनी है? DX, ऊंचाई कितनी है? DY और चौड़ाई कितनी है? DZ, जो दिख गई होगी। ये DZ लिखा हुआ है, ये DY लिखा हुआ है और ये DX लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे, और ये कहाँ है? केंद्र पर है P। सदिश एक वेक्टर के एक्स वाई जे के अनुदिश घटक क्रमशः AX AY AZ है। अब ये जो पूरा अदिश क्षेत्र है, इसके घटक बता देते हैं। तो x अक्ष के अनुदिश क्या है? AX, y अक्ष के अनुदिश क्या है? AY और z अक्ष के अनुदिश क्या है? AZ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से, AXI AYZ AZ के समीकरण 2 नाम देंगे। ये डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम में एक छोटी सी कमी रह गई है, गलती हो गई है कि यहाँ में P नहीं लिख पाए, तो आप P लिखेंगे और यहाँ उसके निशान XYZ आप खुद से लिख देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। तो हम एक बिंदु पहले यहाँ बना लेते हैं, जो कि क्या है? P है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना किसी AX AY AZ के मान, माना इन तीनों के मान अक्षों की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब एक बहुत अमेजिंग बात है
कि आप 2 मिनट के लिए सोचिए। अच्छा बताइए, ये इधर क्या है, एक्स है ना, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई क्या है, इधर देखो इनके तीर के निशान मतलब बढ़ रहे हैं, मतलब ये दिशा को हम ले जा सकते हैं। अब ये जो पूरा बॉक्स है ना, अगर हम इस पूरे बॉक्स को 2 मिनट के लिए, इस पूरे बॉक्स को हम इधर की ओर खिसकाएं, किधर, इधर, तो क्या होगा, ये सभी भुजाएं इधर आने लग जाएगी आगे की ओर। तो पूरा बॉक्स अगर इधर मूव करेगा इस दिशा में, तो ये सभी भुजाएं, किनारे सब इधर आने लग जाएंगे, हाँ या ना। तो एक और छोटी सी बात बताएं कि ये जो सेंटर ऑफ पी है, इसको ध्यान रखना आप। अगर इस पूरे बॉक्स को इधर इधर हम खींचते हैं, तो पी से दूर कौन जाएगी, ये वाला हिस्सा, ये वाली दीवार पी से क्या जाएगी, दूर जाएगी। तो पी से इसकी दूरी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, ठीक है। और ये वाली दीवार क्या होगी, इसके पास आएगी, ये वाली दीवार। तो पी से इसकी दूरी कम होगी कि ज़्यादा होगी, घटेगी। अभी जितनी दूरी उससे क्या होगा, और पास आ जाएगा, मतलब कम होगी, और ये दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। अभी क्यों बोला मैंने ऐसा, आगे समझेंगे। देखिए, तो तीनों अक्षों की दिशा में बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा जो डब्बा है, अभी तो हमने क्या बोला, खाली ये एक्स की तरफ बढ़ रहा है। हम क्या बोलेंगे कि डब्बा अपने आप पूरा बढ़ रहा है, मतलब डब्बा धीरे धीरे जूम हो रहा है। जैसे आपने देखा कितने जूम हो गया ये, तो वैसे ही ये डब्बा क्या हो रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, और बाहर भी आ रहा है। मतलब डब्बा जो है तीनों तरफ बढ़ रहा है। ये अपने आप को तीन तरफ से फैला रहा है। जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, वैसे इस डब्बे का विस्तार हो रहा है, किधर, तीनों दिशाओं में। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक दिशा में चेक करेंगे, बाकी दोनों का अपने आप हम सूत्र निकाल लेंगे। देखो, यहाँ पर बिंदु P से फलक ABCD की लंबवत दूरी dx/2 है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं फटाफट से। देखो, यहाँ दिख रही है AE कितना है, dx है, और उसने बोला ABCD का बन रहा है ABCD, और ये बिंदु P बीच में है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इस बिंदु P की इस पूरी दीवार से दूरी कितनी है, ये इतनी, ठीक है, ये इस बिंदु P की इससे दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तो कितनी है, dx, तो ये इसकी आधी हो गई ना, यहाँ से टोटल कितनी है, dx से, तो इसकी आधी कितनी होगी, dx का आधा, यानी dx/2। तो यही तो लिखा है, देखो यहाँ पर बिंदु P से फलक ABCD की लंबवत दूरी dx/2 है। सही है, आया ना, समझ आ गया हो तो इसे स्किप कर देना, फिर समझा रहा हूँ। ये P है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी चेक करनी है, और हमें क्या पता है, हमें तो इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी पता है, जो कितनी है, dx है, और ये बिल्कुल सेंटर में है। तो सीधी सी बात है, इधर भी ये पूरी दूरी dx के बराबर है, तो इसकी आधी, यानी ये दूरी कितनी होगी, dx/2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, एवं, तो ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, समझना है। एवं यदि ax के मान में x के साथ परिवर्तन की दर कितनी है, डेल ax/x है, तो फलक ABCD के प्रत्येक बिंदु पर सदिश x का घटक हमें निकालना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरा बॉक्स बढ़ रहा है, तो ये दीवार किधर खिसकेगी, इधर, ये दीवार इधर, और ये दीवार इधर। हम अभी सिर्फ किसकी बात करेंगे, खाली एक्स वाली की तरफ की। तो अगर ये पूरी दीवार इधर आ रही है, तो P से इसकी दूरी बढ़ रही है, तो अब P से इसकी नॉर्मल दूरी कितनी है, dx है। मैं कह रहा हूँ कि ये हर थोड़ी देर में दोगुनी आगे जा रही है, तो मान लो 1 सेकंड बाद दुगनी, इसके बाद कितनी होगी, और दुगनी, इसके बाद और दुगनी, इसके बाद और दुगनी। तो हम क्या करते हैं,
हमें पता चल गया कि इसकी दर कितनी, दर मतलब स्पीड कितनी है बढ़ने की, दर बोलते हैं उसे, है ना। तो हम क्या बोलते, तो दर कितनी कह रहे कि उसने डेल ए एक्स अपॉन डेल एन, एक बार चेक कर लेते हैं, डेल एन नहीं होगा, कुछ और होगा, डेल एक्स, सॉरी, कितनी है, डेल ये एक्स है, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स क्या है सर, इधर बढ़ने की दर है, ठीक है। तो इसकी अभी कितनी दूरी है, अभी इसकी दूरी कितनी है पी से, टी एक्स बाई टू, और उसमें हम अगर दर का गुणा कर दें तो पता चल जाएगा थोड़ी थोड़ी देर में कितना बढ़ रहा है। जैसे अभी मान लेते हैं कि 1 है और हम इसमें 2 का गुणा करें, 2 है, थोड़ी देर बाद कितनी होगी, 2 दूना 4 हो जाएगी, थोड़ी देर बाद कितनी होगी, 2 4 दूना 8 हो जाएगी। तो ऐसे पता चल रहा है ना हमें। तो एक बार बिल्कुल बारीकी से ध्यान दे देंगे। तो यहाँ 2 बातें बोली इन्होंने, क्या, एक तो फलक ए से ABCD की दूरी कितनी है, dx/2, एवं यदि x के मान में x के साथ परिवर्तन की दर कितनी हो, ये इतनी हो, तो फलक ABCD के प्रत्येक बिंदु पर सदिश x का घटक, x तो है ही उसका घटक, उसमें कितना और जुड़ जाएगा, इतना और जुड़ जाएगा, जो मैंने बता दिया था गुणा करके कैसे आएगा ये, ठीक है ना। दर का गुणा कर दिया हमने, है ना, किसमें, कि अभी कितना, थोड़ी देर में बदल रहा है ना, इसलिए हम डायरेक्ट डर का ही लिख दिया गुणा। और जोड़ क्यों रहा है, क्योंकि भैया बॉक्स जो है दूरी बढ़ रही है ना, तो x का घटक बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात पूरी तरह समझ में आ जानी चाहिए। अब फलक ABCD से निकलने वाला सदिश फ्लक्स, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो बिंदु P है, ये तो बढ़ रहा है, तो इससे कुछ फ्लक्स भी गुजरेगा। तो फ्लक्स के बारे में हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि फलक ABCD से निकलने वाला सदिश फ्लक्स, फिर देखो फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं हर बार की तरह, A डॉट डी ए, डी मतलब क्षेत्र, जो ऐसे बनाते हैं ना, और A मतलब क्या, फ्लक्स जो ऐसे गुजरता है, ये A है और ये DA है, इन दोनों का अगर गुणा कर दो तो क्या आ जाता है, फ्लक्स आ जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये फ्लक्स किसका, ABCD का, और ये 2 का मतलब क्या है कि ये कोई ऐसा पृष्ठ है। तो देखो ये तो है ही, ये क्यों लिखा निकलने वाला पृष्ठ, क्योंकि ये x का घटक है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, देखो समझना, ये A वेक्टर है, तो A वेक्टर जो है x का घटक क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ABCD की बात कर रहे हैं, इधर वाली सतह की, इस बॉक्स में जो बॉक्स बना हुआ था उसमें हम केवल कौन सी सतह की बात कर रहे हैं, ये वाली। तो इधर वाली जो सतह है इसमें x का घटक ये रहा, जिसके साथ x के साथ हमेशा आई कैप को लिखते हैं, डॉट, क्या लिखा है, d है। फिर वाली बात मैं पूछ रहा हूँ, a का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ज़रा ध्यान से देख के बताओ कि अगर ये वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला, ये ABCD, तो ज़रा देखो ये दूरी कितनी है, DZ के बराबर है, ये DZ लिखा, और ये दूरी कितनी है, DY के बराबर है। तो ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब DY इंटू DZ, क्या आ जाएगा, DA, यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखो हमने क्या लिखा है, DA की जगह DY DZ लिखा है ना, और आई कैप मतलब उधर दिशा बता रहा है कि आई मतलब x की तरफ, इधर ये आई भी क्या बता रहा है, x की तरफ। अब दोनों के बीच में कौन सा गुणा हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो आई से आई गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1,
और ये पूरा क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, समीकरण 3 नाम देंगे इसको। अब आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे करेंगे तो पूरा सवाल हो सकता है सिर्फ 2 बार करेंगे पूरा सवाल याद हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसी प्रकार फलक ABCD के विपरीत फलक EFGH के प्रत्येक बिंदु पर सदिश x का घटक। देखो ये बात मैंने पहले कही थी कि इसके दूसरी तरफ कौन है, ये वाला, इसके दूसरी तरफ कौन है, ये वाला फलक है इसके अपोजिट में। तो अगर x की तरफ ही बढ़ रहा है तो इसकी जो बिंदु P से दूरी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इस वाले सतह तो ये तो पास आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, घटेगा। इसकी जो दूरी है P से वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ देखो क्या लिखा है इन्होंने, EFGH के प्रत्येक बिंदु पर सदिश x का घटक, मतलब x की ओर, इस दिशा में, सिर्फ इस दिशा में, इस दिशा में x की ओर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x तो लिखा है लेकिन यार ये इस दर से क्या होगा, घटेगा, तो इसलिए माइनस लगा रखा है। वो इस दर से क्या जोड़ रहा था। तो ये बात समझ में आ गई होगी आई होप से। एवं फलक EFGH से निकलने वाला सदिश फ्लक्स, अब इससे भी फ्लक्स चेक करना पड़ेगा, तो वही लिखना है, बस यहाँ EFGH आ जाएगा। बाकी देखो क्षेत्रफल तो वही लिखा है, ए वेक्टर भी वही है, बिल्कुल जैसे हमने उसको वहाँ लिखा था इसको यहाँ लेके आ गए हम। और अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये तो आई कैप, मतलब ये x की दिशा में घट रहा है। क्षेत्रफल यहाँ पर आई कैप माइनस क्यों है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा किधर से है, इसके ऋणात्मक साइड, उल्टी साइड है, ठीक है, इसलिए क्या लग रहा है उधर, माइनस लग रहा है। यहाँ ध्यान दें, इसलिए क्या लग रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस आई कैप। अब आई कैप का जब मल्टीप्लाई आई कैप से होगा, लेकिन माइनस है तो बाहर क्या आ गया, माइनस, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, एज इट इज। समीकरण 4 इसको नाम दे देंगे, ये 4, और ये पूरा एज इट इज, ये और ये पूरा लिख दिया है। आई और आई कितना हो गया, 1 हो गया, खाली माइनस बाहर लिखा हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3 व 4 से x अक्ष की दिशा में टोटल परिणामी फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ABCD वाला और एक ये EFGH वाला। देखो अब ध्यान से देखना, मैं इधर बता रहा हूँ, ये AX प्लस का है और ये AX क्या हो जाएगा, माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर से देख लीजिए, ये AX और ये X, ये AX प्लस का है, इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये माइनस का X, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब जो है ध्यान दीजिए, हाँ, तो अब बचा कौन सा, ये, तो ये और ये लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, माइनस का माइनस गुणा हुआ तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखो ये एक बार लिखा हुआ है, ये एक बार लिखा हुआ है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 डेल AX बटे में डेल x dx बाय 2, और यहाँ dz लिखा है, यहाँ भी dz लिखा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो dy ये dz। अब ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2 तो कट गया, तो क्या बचेगा, डेल AX अपॉन डेल x dx dy dz, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा पूरा। इसको देखिए, अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पे जो लिखा है
वही के वही यहाँ नीचे लिखा हुआ जैसा मैंने अभी लिखा था। डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, समीकरण क्या नाम देंगे 5। अब देखिए जिस ये हमने एक्स की ओर निकाला, मतलब जो बॉक्स है हमारा वो एक्स की तरफ किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, वो हमने ये निकाल दिया। अब वाई और जेड की तरफ भी निकालना है, तो बार बार मेहनत ना करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो ये तो कॉमन है, एक्स की तरफ निकाला तो क्या लिखा हुआ रहा एक्स आया। अब वाई की तरफ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे वाई लिख देंगे, बाकी तो वैसे ही रहेगा। इस प्रकार वाई एक्स की दिशा में निकलने वाला परिणामी फ्लक्स, ये लिखते हैं जेड एक्स की दिशा में निकलने वाला परिणामी फ्लक्स। ठीक है। अब समीकरण 5, 6 और 7 इन तीनों से अतः संपूर्ण आयताकार षटफलक जो पूरा क्यूब है उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दिया और बाहर डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, ये और ये सच में आया, यहाँ से उठाया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 8 इसको नाम दिया है। बस सवाल होने ही वाला है, बस अब कुछ बचा ही नहीं है। सदिश ए वेक्टर के डाइवर्जेंस की परिभाषा से समीकरण 1 से बिंदु P पर सदिश ए वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा, यह ध्यान देना। बिंदु P का सदिश ए वेक्टर के डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस A बराबर आयताकार जो क्यूब है ना उसका निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो भी हमने यहाँ निकाला, ये टोटल फ्लक्स बटे में उसका आयतन। ठीक है। देखो यहाँ पर आयताकार षटफलक से निकलने वाला टोटल फ्लक्स तो ये लिखा हुआ ऊपर, ध्यान से देख लीजिए इसे। ठीक है। और आयताकार षटफलक का आयतन, अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये सिंपल सा एक घन है और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सामने लिखी है, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो इसका आयतन क्या होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, षटफलक से गुजरने वाला फ्लक्स तो ऊपर लिख दिया है जो हमने निकाला है समीकरण 8 से, और ये डी एक्स डी वाई डी जेड क्या हो गया इसका आयतन, ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा ओनली डाइवर्जेंस एक इसके बराबर आ गया, इस पूरे के डी ए एक्स अपॉन डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये 9 समीकरण में। अब क्योंकि डेल ऑपरेटर इंटू ए किसके बराबर होता है, डेल का मतलब आप जानते ही ये लिखा हुआ है, ए को हम तोड़ के लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई का मल्टीप्लाई किससे होगा, आई से, जे का जे से और के का के से होगा क्योंकि अदिश गुणा है। तो आई और आई तो हो गया 1, और डेल एक्स का मल्टीप्लाई ए से होगा तो ए से लिखेंगे, इस तरह बाकी को लिखेंगे। तो ये और ये तो सेम है, समीकरण इसको 10 नाम देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 9 10 से डाइवर्जेंस ऑफ ए जो कि इसके बराबर है और डेल ऑपरेटर इनटू ए जो कि इसके बराबर है, और ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखना है हमें, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर ए जो कि दोनों ही किसके बराबर हैं, इसके बराबर हैं, समीकरण 11, और ये हमारा आंसर। ठीक, थैंक्स।